फूले अंबेडकरी विचारधारा को कार्य रूप में संचालित करने वाले आधुनिक युग के महानायक मान्यवर कांशीराम जी के 15वीं परिनिर्वाण दिवस पर बामसेफ भारतीय मूल निवासी संघ और भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित इस राज्य सम्मेलन में सबसे पहले मैं आदरांजलि पुष्पांजलि समर्पित करता हूं उस महानायक को। भारत में 123 महानायक हुए, महामानव हुए, महापुरुष हुए। ये जो महामानव 123 हैं, उसमें से हम लोगों को 5 या 6 की जानकारी है। 123 महापुरुषों की जानकारी हम लोगों को नहीं है। जब अपने महापुरुषों की जानकारी हम लोगों को ठीक से नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अपने इतिहास की सही जानकारी नहीं रखते। और जिसको इतिहास की सही जानकारी नहीं होती है, उसको दुनिया के सबसे बड़ा इतिहासकार मार्क ट्वेन हुआ करते थे पुराने ज़माने में, और एक और भी बड़ा महापुरुष हुआ करता था विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। ये दोनों का विचार एक शब्द में, एक वाक्यांश में बोला जा सकता है, वो ये कि जिसको इतिहास की सही जानकारी नहीं हो, वो अंधा होता है, और जिसको इतिहास की जानकारी नहीं होती है, उसको अच्छी समझदारी भी नहीं। तो जिसको अच्छी समझदारी ना हो, इतिहास की जानकारी ना हो, उसको इतिहास के जानकार बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि अंधे होते हैं। तो अंधे लोग क्या आंखें बांट सकते हैं, आंखें दे सकते हैं? नहीं। इसलिए बामसेफ के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस बात को गहराई से समझा और ये निर्णय लिया कि समाज को जागरूक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, उसको अवेकन करने का, उसको जागरूक करके उसको इंटेलिजेंट बनाने का क्या तरीका हो सकता है। इस पर बहुत विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि टॉपिक रख के, एक एक टॉपिक रख के, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को, पूरे के पूरे इतिहास को या समस्याओं को या आने वाले भविष्य को दिमाग में रख के जितनी भी चीज़ें हैं, उनको टॉपिक में, सब्जेक्ट्स में बांधा जाए और उसके बाद जनता के समक्ष, अपने लोगों के समक्ष, मूल निवासियों के समक्ष विषय रख दिया जाए और विषय रख के खुद भी चर्चा किया जाए और आपको भी चर्चा के लिए प्रेरित किया जाए। खुद हम चर्चा करें और आपको चर्चा के लिए प्रेरित करें। इससे हम लोगों का एक फायदा होता है कि हम और आप
दोनों लोग चर्चा में लग जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब हम और आप का मतलब ये हुआ कि समाज के इधर दिशा प्रबोधक हैं और इधर समाज के वो लोग हैं जिनको अच्छी जानकारी है। ऐसा नहीं कि सामने जो बैठे हुए लोग हैं माइक उनको दे दिया जाए तो आधे घंटे 1 घंटे नहीं बोल सकते हैं। जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब के सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं। इधर जितने लोग अच्छे बोलने वाले हैं उससे अच्छा बोलने वाले उधर भी हैं। लेकिन ये इधर बैठने वाले लोग सिर्फ गांधीनगर में या जामनगर में या वापी में नहीं है। इधर बैठने वाले लोग उड़ीसा में जा रहे हैं, मिजोरम में जा रहे हैं, नेपाल में जा रहे हैं, दुनिया के 40-50 देशों में जा रहे हैं। अपनी बात जो यूनाइटेड नेशंस में जाके फैला रहे हैं, अपनी बात जो भारत के पार्लियामेंट में फैला रहे हैं। मैं बताऊंगा कैसे। अपनी बात जो किसानों के बीच में लेके जा रहे हैं, अपनी बात जो विधानसभाओं में लेके जा रहे हैं, अपनी बात जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक लेके जा रहे हैं। इधर बैठे हुए लोग अपनी बात असम, बिहार, आप अंदर चले जाइए तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक वहाँ तक लेके जा रहे हैं। इसलिए इधर जो बैठे हुए लोग हैं ये इनको हम लोग राष्ट्रीय प्रबोधक कहते हैं। और जो विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग अपने मोहल्ले में रहते हैं, अपने एरिया में ही रहते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा शहर में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तहसील में रहेंगे या अपने स्टेट तक रहेंगे, उनको संबोधित करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये पहली चीज़। अब दूसरी बात कि जो विषय हम लोगों ने निर्धारित किया है उस विषय पर सोचने के लिए मजबूर करने के लिए विषय रखा गया है। क्यों कि पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा समाज जो 87.5% है, 87.5% है, वो जानकार हुआ है। थोड़ा बहुत वो जानकार हुआ है, लेकिन जब उससे 2-4 अच्छी बातें पूछी जाती है तो पता चलता है कि वो हमारा भाई, हमारी बहन जानकार तो थोड़ी है या थोड़ा है, वो समझदार नहीं। दोनों में अंतर ये है कि कुछ लोग जानकार हो गए, समझदार नहीं। तो वामसेफ ने निर्णय लिया कि पहले तो जानकारी दी जाए और समाज जब जानकार हो जाए तो समझदार भी बनाओ। जो समाज, जो व्यक्ति जानकार होता है, जो व्यक्ति समझदार होता है, वही व्यक्ति सरदार होता है। सरदार का मतलब होता है नेतृत्व करने वाला, लीडर। समाज को, परिवार को, जिले को, राज्य को, देश को नेतृत्व देने की क्षमता, चाहे बौद्धिक नेतृत्व हो, सामाजिक नेतृत्व हो, राजनीतिक नेतृत्व देने की क्षमता जिसमें आ जाए उसको सरदार कहते हैं। सरदार का मतलब टोपी पहनना नहीं है। वल्लभ भाई पटेल साहब जी को भी जो है सरदार लोगों ने कहा कि भी अपने समाज को जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो उनको भी सरदार पटेल कहा जाने लगा। सरदार पटेल ये कैप्टन है। कैप्टन का मतलब यही, को नेतृत्व करेगा, लीडरशिप। वामसेफ मौलिक बिंदुओं को, इम्पोर्टेंट बिंदुओं को सबके सामने ला के रखता है। रखने के बाद आपको चर्चा में इन्वॉल्व करता है। आप और हम दोनों चर्चा में जब लग जाते हैं उसके बाद जो है हमारी और आपकी जानकारी बढ़ जाती है। हमारी आपकी जानकारी बढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर शुरू होता है। उस चैप्टर का नाम, उस पाठ का नाम, उस लेसन का नाम हम लोग देते हैं जानकार को समझदार बनाना। जो ही जानकार समझदार बनता है उसी दिन से वो असरदार नहीं, वो सरदार बनता है। वो सरदार बनता है। तो ये सरदार बनाने का कार्यक्रम है।
ये नेतृत्व पैदा करने का कार्यक्रम है। जो हमारे समक्ष बैठे हुए हैं या इधर बैठे हुए हैं, उनको बौद्धिक लीडर बनाना है, क्योंकि हर गली मोहल्ले में हम सभी लोग नहीं जा सकते। तो जब हम अपने समाज के प्रमुख लोगों को, बुद्धिजीवियों को नेतृत्व करने की क्षमता पैदा कर लेंगे हम सभी लोग मिलके, तो वो अपने मोहल्ले में काम करेगा। हमारी जैसे बहनें बैठी हुई हैं, एक हमारे पास बहन बैठी हुई है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है स्टेट की जो प्रेसिडेंट बैठी हुई हैं, ठीक है, अभी प्रबोधित हो गई हैं, प्रबुद्ध हो गई हैं, तो अपने आप नेतृत्व लेके ये खुद अब मोहल्ले में काम करना शुरू कर देंगे। ये नेतृत्व बनाने की क्षमता उनमें आ गई, तो खुद नेतृत्व कर रही हैं और दूसरे को नेतृत्व देंगी। एक बात। दूसरी बात कि जो आज विषय रखा गया है, उस विषय पर ही मैं बोल रहा हूँ उसकी भूमिका के तौर पे, कि बंधारण आज असुरक्षित है। बंधारण असुरक्षित सामान्य क्यों सुरक्षित है, क्यों असुरक्षित है, क्यों असुरक्षित है? ये प्रश्न आपके समक्ष रखी गई है। हैंडबिल घर घर चला गया। इस पर कितने घरों के लोगों ने, हमारे समक्ष जो बैठे हुए, कितने लोगों ने सोचा कि भाई बंधारण, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान असुरक्षित क्यों है? कभी सोचा नहीं? ये किसकी जवाबदारी है? तो लोग सोचते वो होंगे कुछ फालतू लोग घरों से, जिनके घर पे काम नहीं है, है ना, वो घर से निकलेंगे, उनका वो बामसेफ ही है सब, तो बामसेफ वाले हैं, उनका काम है, हमारा काम थोड़े है। इस पर सोचना, विचारना, घर परिवार में बोलना, लोगों से चर्चा करना, ये काम अपना नहीं है, वो काम बामसेफ वालों का। ऐसा एक सोच आती है। क्या ये बामसेफ ने कोई ठेका ले रखा है? बामसेफ कोई ऑर्गेनाइजेशन है? बामसेफ कोई एनजीओ है? बामसेफ कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? बामसेफ कोई पेड़ी है? बामसेफ कोई फर्म है जिसने ठेका ले रखा है? बामसेफ सम्यक विचारों का विश्वविद्यालय है। बामसेफ इज द ट्रू यूनिवर्सिटी ऑफ राइटियस थॉट। सही विचारों का एक सम्यक विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में, उस कॉलेज में, उस महाविद्यालय में विचार किया जाता है और विचार को कार्य रूप में परिणित किया जाता है। तब हमारे भाई जो उठ के बोल रहे थे कि 5 मिनट मुझे टाइम दिया जाए, उनका प्रश्न ये था कि भाई समस्याएं तो खूब बता रहे हो, प्रॉब्लम्स तो बताए जा रहे हो, समाधान तो बताओ। भाई का क्वेश्चन था, हम समझ गए कि वही चाहते हैं कि आप इतनी बातें बोल रहे हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, रेप हो रहा है, मार काट हो रहा है, बंधारण सत्यानाश हो रहा है, उसको जो समस्या आप बता रहे हो उसका समाधान भी तो बताओ भाई। हमारे भाई का क्वेश्चन ये होगा। क्यों? बात से है ना? ठीक है, मैं आ रहा हूँ फटाफट, समय का थोड़ा हमें भी है, क्योंकि हमारे साथियों ने बड़ा अच्छी विचार गोष्ठी चल रही है। ध्यान ये रखना है, अब अपनी आपके तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे, कि चर्चा से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। चर्चा से किसी समस्या का समाधान, लेकिन चर्चा से चिंतन पैदा होता है। क्या होता है? और चिंतन करने वाला ही आदमी या वही समाज, वही व्यक्ति, वही समूह, वही समुदाय, वही वर्ग समस्या का समाधान करेगा। जो समाज चिंतन करने लायक ही नहीं बना है, वो समाज किसी समस्या का समाधान, नंबर 1। नंबर 2, जो समूह इधर बैठे हो चाहे उधर बैठे, चर्चा में समय बर्बाद करते जाएंगे तो कभी चिंतन की तरफ नहीं जाएंगे। और जो व्यक्ति इधर चाहे उधर, चाहे ये चर्चा में लगे हुए होंगे और चिंतन नहीं करेंगे, वो कभी भी किसी भी कार्य को अंजाम नहीं दे सकते, रिजल्ट नहीं दे सकते, समाधान नहीं दे सकते। ठीक है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
कि हम लोगों ने कई समस्याओं का समाधान किया है। चूंकि जानकारी नहीं है तो ये भ्रम पैदा हो जाता है कि भाई ये लोग बोलते हैं, आके बोल के घर चले जाते हैं, घर चले जाने के बाद ये लोग कुछ खास कर नहीं पाए और बामसेफ के लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आरएसएस के लोगों ने तो बहुत कुछ कर दिया है, ये बामसेफ वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। पूरे देश में जितने भी संगठन हैं आज की डेट में, पिछले 30 सालों में जितने भी संगठन दिखाई दे रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। किसी की आलोचना करने की जरूरत नहीं, किसी की शिकायत करने की जरूरत नहीं है। बस इस फैन को देख लो आप लोग, ये जो फैन है ना, फैन जरा इस पर नजर डालिए आप लोग। ये जो फैन चल रहा है, ये जितने भी संस्थाएं, संगठन, एनजीओज बनी हुए देश में, वो फैन की तरह कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ न कुछ वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि इस फैन जो चल रहा है ये क्यों हो, किसके वजह से चल रहा है? ये फैन किसकी वजह से चल रहा है? बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, विद्युत की वजह से। विद्युत ना हो कि फैन ना चले। बामसेफ इंडिया में पिछले 40 सालों में जितने भी संगठन पैदा हुए हैं, जिन जिन कारणों से पैदा हुए हैं, चारों तरफ जो है जितने भी लोग हैं, जितने भी समूह हैं, वो चाहे फैन की तरह रहें या ट्यूबलाइट की तरह रहें, इनके दिमाग में, इनकी सोच में, इनके अप्रोच में, इनके उपागम में, इनकी कार्य व्यवहार में, इनकी वाणी में, इनकी भाषा में जो तत्व, जो कुछ भी असर दिखाई आपको देता होगा, उसके पीछे, इस फैन के पीछे जो जैसे बिजली होती है, विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वैसे ही बामसेफ के कार्यकर्ताओं का, बामसेफ के लोगों की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो वही करंट है, वही इलेक्ट्रिसिटी है, वही बिजली है, जिसके वजह से आप देखेंगे कि भारत के पार्लियामेंट में कांग्रेस के विपक्ष के नेता एक खड़के साहब ने बोला था कि तुम लोग विदेशी हो, हम लोग मूल निवासी हैं। ये भारत के पार्लियामेंट में ये बात तब आई जब हमारे भारतीय मूल निवासी संघ के लोग, बामसेफ के लोग ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये स्थापित कर दिया, इस देश के जो शासक हैं भारत के नहीं हैं, इस देश के नहीं हैं, ये विदेशी तत्व हैं, स्थापित जो ही कर दिया। अब जो है किसानों के जबान पर भी मूल निवासी का कॉन्सेप्ट आ गया। ये हमारी आपकी जीत है। लोग कहते हैं नहीं, कार्य के समस्या का समाधान बताओ, तो हम बताएंगे। ये रास्ता मैं आपको बस खोल रहा हूँ ये बताने के लिए कि हम लोगों ने, आप लोगों ने जितना मेहनत किया है उसका असर ये हो गया है कि बिहार में, बिहार के यादव समाज के लोग कभी जो है ब्राह्मण धर्म के सबसे बड़े गुलाम लोग होते थे। इतनी गुलामी, इतनी गुलामी, इतनी गुलामी कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। घरों में गणेश, छठ माई, ये माता, एक माता, एक बीरा माता, शीतला माता, लक्ष्मी माता, सारे पिता रखे हुए थे। अब वही सारे माता पिताओं को, फर्जी माता पिताओं को घरों से निकाल के सिर्फ रोड पर नहीं फेंका है, गंदे नालियों में फेंकना शुरू कर दिया है, फेंकना शुरू कर दिया। हाँ, रोड पर नहीं फेंका, प्रमाण है हमारे पास मोबाइल में। कीरतपुर गांव में वहां के दिलीप यादव ने लगा दिया ब्राह्मण मुक्त गांव। वहां आरएसएस वाले गए, झगड़ा हुआ, लाठियों से पिटाई भी, वहां के कार्यकर्ताओं ने, हमारे लोगों ने इनको पीट पाट के भगाया कि भाई क्या है, गंदगी लेके आओगे। आजमगढ़ में रमाकांत यादव जो ब्राह्मण धर्म का जो है बहुत दिनों से, उसकी सदियों से गुलाम परिवार में ले, वो ट्रक में सारे जितने भी है लादा और ले के गांव का एक नाला टाइप का पोखरा होता है, उसमें डाले थे। लोगों ने पूछा कि पागल हो गए? उनके नहीं, पागल नहीं हुए। अब जो है हम जगे हुए और उस पर डिबेट किया, हाँ, और सबको हराया। और जितने भी उसके आर्गुमेंट्स थे, लोगों ने पूछा कि तुमको आया कहाँ से? अभी तक तो जब तुम एमपी भी रहे हो, बीएसपी में भी एमपी रहे हो, वहाँ के सबसे नामी बदमाश रहे हो, ये रहा, जो भी कहते हैं लोग, बड़ा प्रभावशाली आदमी रहे हो, ये आपको बुद्धि कहाँ से मिली? कहता बस बामसेफ का हमने जो बनारस में और गाजीपुर में 2 कार्डर ले लिया, हमका हमारा ट्यूबलाइट जल गया है। अब जब ट्यूबलाइट जल गया है तो हमें पता चल गया है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है।
तो हमारे साथियों ने कहा कि आप बुद्धिजीवी भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी हमारे छात्र ने और के वगैरह सामने भी कि दुश्मन की पहचान जिस दिन आपको होने लगेगा तो उस दिन हम लोग मानने लगेंगे कि ये बुद्धिजीवी है। और दुश्मन की रणनीति, उसकी कुनीति, उसके जितने भी नीति हैं, उस नीति को हमने आराम से बना के पहले 74 बनाया था, अभी हमने उस स्टैब्लिश करके बता दिए कि दुश्मन की जो रणनीति है वो 94 है। 95 जो रणनीति है ये मैंने बना दिया है, बता के ये टाइप करके पूरे देश में 10,000 कापियाँ बांट दी गई हैं कि उनकी जो रणनीति है वो क्या है, जिसके गुलाम यहाँ भी बैठे हुए हम लोग 80% लोग उस व्यवस्था के, उस नीति के और रणनीति के गुलाम हम लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं और बाहर तो बैठे हुए हैं। और कैसे बताया जाए तो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट बना दी गई ताकि लोगों की आंखें खुल जाए और जिनको आंखें मिल गई हैं वो समझ लेता है कि हमारा दुश्मन कौन है और हमारा भविष्य अंधकार में डालने वाला, हमारा भूत अंधकार में डालने वाला, हमारा वर्तमान का सत्यानाश करने वाला कौन है, कौन है। ये आपको जानकारी साफ साफ मिल जाती है वामसेट के कार्यक्रमों के माध्यम से, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, भारतीय मूल निवासी संघ जिसे हमने सही नाम दिया है, उसके बाद भारतीय सांस्कृतिक मंच के माध्यम से। तो आज जो है आप लोगों का जो प्रश्न था हमारे साथी का मन में था कि भाई हमारे बंधारण की जो समस्याएं हैं असुरक्षित क्यों हैं, तो उसका समाधान भी बताओ। तो समाधान पर आने से पहले थोड़ी सी एक बात बता दूं कि आपके घर में चोरी क्यों हो जाती है, उसका क्या कारण है? भाई हमने सुरक्षा नहीं किया, घर में चोरी हो गई तो क्यों हुई? या तो आपने ताला नहीं बंद किया, या आप जो है चौकीदारी नहीं की। लेडीज जा रही हैं ट्रेन में, बस में बैठी हैं, पर्स मार दिया किसी ने, गायब कर दिया, मोबाइल चोरा लिया किसी ने भी। क्यों चोरी क्यों हुई? कि जो मालिक हैं, अब बात समझ लीजिए, कि जो मालिक है जब अपने घर की रखवाली नहीं करेगा तो चोर चोरी क्यों नहीं करेगा? चोर चोरी तो करेगा ना, चुरा लेगा। तो हमने जो प्रश्न रखा आपके समक्ष कि बंधारण असुरक्षित क्यों है, तो जवाब क्या है बताइए? इसलिए कि हम लोग सुरक्षा नहीं देते। तो जिसको संविधान की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी आप हम सभी लोगों ने दी है वो तो चोर निकले। देश आजाद हुआ, स्वशासन हमारे हाथ में आया। क्या आया? स्वशासन। हमारे हाथ में स्वशासन आया। और देश में जब गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, सब कुछ सत्यानाश होने लगा, तो हम लोगों ने क्या डिक्लेयर किया कि देश आजाद होने के बाद स्वशासन आया, लेकिन जिनके हाथों में स्वशासन गया उन्होंने इस देश में कभी भी सुशासन, सुंदर शासन, सुशासन नहीं आने दिया। जिन लोगों ने इस देश में सुशासन नहीं लाने दिया तो वो कुशासन के उत्पादक माने जाएंगे। इस देश की जो कुव्यवस्था है, सुव्यवस्था नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं, उस पर नजर रखने के लिए ही ये कार्यक्रम आपके समक्ष रखा गया है। विषय आपके समक्ष रखा गया है कि हमारा बंधारण, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान असुरक्षित क्यों है। एक बात, और दूसरी बात जैसे कहते हैं, दूसरी बात वो ये है कि हमारे बंधारण में, कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सुंदर सुंदर बातें, इतनी मौलिक, इतनी बड़ी बातें रखी गई है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि विश्व के किसी भी संविधान में, दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी बंधारण में, कम से कम 65 बंधारण का मैंने अध्ययन किया हुआ है, इतनी मौलिक, इतनी बड़ी, इतनी सुंदर बातें है ही नहीं है जो भारत के बंधारण में है। उसको हमने क्या किया
कि 100 उसके पॉइंट्स बनाए कि भारत का जो संविधान है, बंधारण है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके 100 पॉइंट्स ये हैं। मोटा मोटा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, ये 100 पॉइंट्स हमने बना दिया है, ये पूरा का पूरा। और इसके विपरीत जो भारत के बंधारण के खिलाफ पिछले कई सालों में जो भारत के बंधारण के खिलाफ जो व्यवस्था लागू की जा रही है वो ये है। तो 100 बंधारण के पॉइंट्स और 100 बंधारण के खिलाफ वाले पॉइंट्स, ये दोनों को हमने रख दिया आपके समक्ष। और आप सोचेंगे हमारे समक्ष रखने से फायदा क्या होगा, अपने घर पे चले जाएंगे और क्या करेंगे। तो आपके ही समक्ष नहीं, ये हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के समक्ष भी रखे हैं। और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जब पढ़े तो उनके भी पैर से जमीन खिसक गई। ऐसे करना, ठीक है साहब, तो देख लो, ये 2 गवर्नर्स के समक्ष भी रखा गया कि साहब ये भारत का बंधारण ये कहता है और ये व्यवस्था ये लागू है। आप देख लो, चेहरा उतर जाता है। मिनिस्टर्स को बोलो, हाई कोर्ट के जजेस को बोलो कि साहब भारत का बंधारण ये है, इसके खिलाफ ये चल रहा है। आप देख लो, ऐसे देश चलेगा? नहीं। तो फिर देश का सत्यानाश क्यों करना चाहते हैं आप लोग? कहते नहीं होने देंगे, तो फिर आओ मैदान में। तो आप कोई जानकारी के लिए बता दूं, इसको शेखी बघारना मत समझिए कि पिछले 4 महीने से सुप्रीम कोर्ट की भाषा बदली है कि नहीं बदली है। फेंकू के स्टाइल में हंस दिए तो ताली बजाओ, फिर हंस दिए स्टाइल में। भाषा बदली है कि नहीं बदली है बहनों भाइयों सुप्रीम कोर्ट की? क्यों? इसलिए कि वहां भी ये बात पहुंची है इंग्लिश में कि पहले के 5 जजेस का नाम ये है, 1 2 3 4। ये क्या कर रहे थे? ऐसे ही देश चलेगा? चलाओगे ऐसी देश? चला लो। हम लोग क्रांति के ज्वाला, क्रांति की संचेतना पैदा कर रहे हैं और हम जो है संविधान के खिलाफ काम करने वाले लोगों को जाहिर तौर पर 2025 में जब 25 करोड़ लोगों को बौद्धिस्ट बनाया जाएगा, उस समय जो है हम लोग संविधान के धज्जियां उड़ाने वाले, बंधारण के खिलाफ काम करने वाले, बंधारण की जो इस तरह के उपबंध किए गए, प्रोविजंस किए गए हैं, उसके खिलाफ काम करने वाले लोगों को सरेआम डिक्लेयर करेंगे कि देश के वफादार लोग जो संविधान के प्रति वफादार नहीं है वो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता, और जो देश के प्रति वफादार नहीं हो सकता कभी देश के निवासियों के प्रति वफादार नहीं हो सकता। जो देश के निवासियों के प्रति वफादार नहीं होगा, जो बंधारण के प्रति वफादार नहीं होगा, जो राष्ट्र के प्रति बंधारण नहीं होगा, उसको हम लोग बड़े खुले तौर पर डिक्लेयर करने वाले हैं कि जो वफादार नहीं होता है वो क्या होता है? देशद्रोही, गद्दार होता है। जिस दिन गद्दार घोषित करने के लिए हम लोगों ने बात शुरू करी है, अच्छे से अच्छे नेता चाहे जिस किसी पार्टी के लोग हैं कहते बात तो सही, लेकिन इतना आपकी भाषा थोड़ी ज़्यादा मारक है, इतना नहीं होना चाहिए। ना क्यों? चोर को चोर कहने में उसको दर्द होगा, नालायक को नालायक कहने पर दर्द होगा, गद्दार को गद्दार कहने में दर्द होगा, वो तो होना ही है, तो होना ही है। आप वफादार हो तो वफादारी का प्रमाण दो कि ये संविधान की व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था है, बंधारण की व्यवस्था, उस पर आप काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो बताओ। जैसे वही बात आ रही थी कि देश का नाम जो क्या है, तो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान है भारत के बंधारण में लिखा हुआ है, जो सब लोग जानते हैं कि जब देश का नाम सारे महापुरुषों ने मिलकर, सारे महामानवों ने मिलकर, जो 283 लोग होते थे, जो देश के हर कोने से आए हुए लोग थे, जिन्होंने ये निर्णय लिया था कि इस देश का नाम अंग्रेजी में भारत के बाहर की भाषाओं में यदि बोलना होगा तो हम इंडिया बोलेंगे, और भारत की भाषाओं में बोलना होगा तो हम भारत बोलेंगे। इस देश का नामकरण हो गया। जब देश का नामकरण भारत है तो हिंदुस्तान कैसे करेंगे? आप कर ही नहीं सकते। ये गैर संवैधानिक है।
तो ये बातें हमारे बहुत सारे लोगों ने सामने वाले को कहना शुरू कर दिया है। अब चौथी बात, वो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो बंधारण की जो व्यवस्था है, इस पर मैं क्या करके व्याख्या देंगे तो पूरा दिन लगेगा, इतना टाइम होता नहीं है, आधे घंटे 15 मिनट 45 मिनट टाइम होता है। दूसरे हमारे स्पीकर्स भी हैं, सामने वाले भी कुछ बोलना चाहेंगे, हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी हैं आर पटेल साहब, तो सबको अपनी अपनी बात कहनी है, मौलिक बात कहनी है। इसलिए इन सारी की बातों को हमने सोचा कि लिख के एक जगह रख दिया जाए, इसका फोटो कॉपी करके जेरॉक्स कॉपी करके बांट दिया जाए, तो लोग इस पर रिसर्च करेंगे, चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, तो रास्ता अपने आप निकलता जाएगा। क्यों कि जब आप बताएंगे कि ये व्यवस्था नहीं है, तो ये व्यवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब हम ये बोलेंगे कि भाई ये आप देख लो, ये पेन तो नहीं है, तो इनसे पूछेंगे क्या है, जोर से बोलिए, रास्ता मिल गया, समाधान यहाँ है कि जो ही आप बताएंगे कि पेन है कि नहीं, पेन नहीं भाई, कितना भी चिल्लाओ कि पेन है पेन है पेन है, इनको दिखाया समझाया तो कहेंगे नहीं भाई तो मोबाइल है। हमारी समस्याओं का समाधान ये है कि हम पहले अपनी समस्याओं को नहीं बल्कि उन व्यवस्थाओं को समझ जाएं जिस व्यवस्था की वजह से हमारे पीढ़ियां गुलाम रही हैं, हमारे आपके गले में मटके बांधे जाते थे, बैकवर्ड किए गए, धन नहीं लेने दिया गया, शिक्षा नहीं लेने दिया गया, ये जितनी भी सारी बातें आप जानते हो, उन व्यवस्थाओं को नकारते हुए, रिजेक्ट करते हुए जो बंधारण बना है, उस बंधारण को, संविधान को इस देश में यदि ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो इस देश में ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई अशिक्षित रहेगा, ना कोई बेरोजगार रहेगा, ना बिना घर के लोग रहेंगे, ना कोई भिखारी रहेगा, ना कहीं से भी वो दलित रहेगा, ना कहीं से वो जो है असुरक्षित रहेगा, ना कहीं से कोई भी महिला, हमारी बहनें असुरक्षित रहेंगी। पूरा का पूरा इस संविधान का मामला है। इसलिए संविधान क्या है? संविधान बंधारण अपन देखते हैं वो क्या है? किताब है, मोटी किताब है कि पतली किताब है? मोटी है कि पतली है? मोटी किताब है। उसको हिंदी में ग्रंथ भी कहते हैं। वो ग्रंथ है, वो किताब है? बिल्कुल नहीं है। संविधान बंधारण कोई किताब नहीं। जानकार को समझदार बनाने के लिए तो अपन घूम रहे हैं घरों से बाहर निकल के, फकीरी क्यों कर रहे हैं? टाई कोट वाले फकीर हैं हम लोग, क्यों? बंधारण कोई ग्रंथ या कोई किताब नहीं है। बंधारण एक व्यवस्था है, इट्स ए सिस्टम, इट्स ए इंस्टीट्यूशन। बंधारण नोट करो, समझो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि रिसर्च करने के बाद बोला जा रहा है, खुश करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, कि बंधारण एक व्यवस्था है जो सारे की सारी पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उसको रिजेक्ट कर दिया। के वगैरह साहब आर्टिकल 13 बोले थे। आर्टिकल 13 ये कहता है कि आज से, जिस दिन से भारत का बंधारण देश में स्वीकार किया गया और लागू किया गया, उस दिन से कोई भी परंपरा, कोई भी कस्टम, कोई भी कानून, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर, चाहे व्यवहार में हो, परंपरा में हो, आपके गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, उसको शून्य घोषित किया जाता है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जा रहा हो। मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि वैदिक व्यवस्था हो, रामायण की व्यवस्था हो, महाभारत की व्यवस्था हो, उपनिषदों की व्यवस्था हो, पुराणों की व्यवस्था हो, कथा सरित साधनों की व्यवस्था हो, आसाराम बापू की व्यवस्था हो, संजय मिश्रा की व्यवस्था हो, चाहे शुक्ला की व्यवस्था हो, चाहे जिसकी भी व्यवस्था हो, चाहे उज्जैन की व्यवस्था हो या बनारस की व्यवस्था हो, प्रयागराज की व्यवस्था हो, चाहे वो जो है ऋषिकेश की व्यवस्था हो, चाहे वो ऋषिकेश की व्यवस्था हो, या वो जो है देवभूमि तथा कथित अरुणाचल प्रदेश चाहे हिमाचल प्रदेश वहाँ की व्यवस्था हो, पटना की व्यवस्था हो, पुरी की व्यवस्था हो, सतपुरी की व्यवस्था हो, तक्षपुरी की व्यवस्था हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति की व्यवस्था हो, इन सारी व्यवस्थाओं को
जिसको आप लोग मनुवाद कहते हैं, ब्राह्मणवाद कहते हैं, हम मनुवाद ब्राह्मणवाद का नाम न भी लें, तो ये जो व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था को इस देश में 26 जनवरी 1950 को शून्य घोषित कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को जो बंधारण, जो संविधान लागू हुआ है, उस संविधान का मतलब ही हुआ कि हमने एक नई व्यवस्था लागू की है और पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इसी को हम लोग कहते हैं संवैधानिक राष्ट्र। मैंने उस पर जो है संवैधानिक राष्ट्र की एक पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है कि वो संवैधानिक राष्ट्र किसको कहते हैं, ये लिस्ट मैंने बना दिया कि ये है संवैधानिक राष्ट्र। इसके खिलाफ हिंदू राष्ट्र ब्रैकेट में लिखा है ब्राह्मण वर्चस्व राष्ट्र की स्थापना के लिए जो मेहनत किया जा रहा पिछले कई सालों से, उसके विपरीत जो भारत के बंधारण की व्यवस्था है, ये मैंने जो 55 पॉइंट्स लिख के बता दिया है कि इस देश के बंधारण ने एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था का नाम है संवैधानिक राष्ट्र का निर्माण। किस राष्ट्र का निर्माण? संवैधानिक राष्ट्र का निर्माण। क्योंकि भारत के सभी महापुरुषों ने, उसमें चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे महात्मा गांधी जी भी हों, चाहे जिसका भी आप नाम ले लो, इधर का भी चाहे उधर का भी, उन सभी महापुरुषों को हम उनके प्रति किसी के प्रति असम्मान वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम सबके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहना चाहते हैं, पूरी प्रमाण के साथ, पूरी दिलेरी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ, पूरी इंटेलिजेंसिया के साथ, कि उस समय 283 जो महापुरुष थे, उन सभी महापुरुष महामानवों का, महामानव इसलिए कि विजय भाई नाराज हो जाएंगे, वो कहते हैं महिलाएं इसमें आती ही नहीं महापुरुषों में, इसलिए महामानव में महिलाएं आ जाएंगी, तो भाई महामानव बोलना जरूरी है। तो विजय भाई की बातों में दम था, अच्छी बात कहते। तो मैं ये कह रहा था कि भारत के बंधारण में जो व्यवस्था आई है, वो पुरानी सारी व्यवस्थाओं को क्या किया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, शून्य कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया, क्योंकि उससे देश जो है 1700 साल तक गुलाम रहा है। उसकी वजह से यहाँ मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद हो गया। ये भंगी हैं, वाल्मीकि हैं, ये पटेल हैं। पटेल में भी ये नीचे वाला पटेल है, कड़वा पटेल है, लेवा पटेल है, फलाना पटेल है, दिमाका पटेल है, और ये जो है ये हैं तो ये नीचे वाले हैं, ये चमार है तो भंगी है तो नाई है, धोबी है, पाशी है, ये है जो भी है, ये सारा का सारा जो है जो व्यवस्था थी, इसको बंधारण ने समाप्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। जो ही इसको रिजेक्ट कर दिया तो हमारे देश में एक राष्ट्र निर्माण की कल्पना थी। उस राष्ट्र का क्या नाम है? इसीलिए तो आए हैं। अभी समाधान विचार भाई हमारा पूछेगा, लो ये भी अभी हमारे समाधान पर आए ही नहीं तो मजा नहीं आएगा। अभी हम चैप्टर ही नहीं, अभी टाइम जो जल्दी पास हो गया। इस देश के बंधारण ने एक व्यवस्था दी है, सिस्टम दिया है, इंस्टीट्यूशंस दिया है, जीने का, सामाजिक जीने का, आर्थिक जीने का, राजनीतिक रूप से जीने का, सांस्कृतिक रूप से जीने का एक पैटर्न दिया है, एक आपको जो है प्रतिमान दिया है, आपको एक व्यवस्था दी है। वो व्यवस्था स्थापित करने के बजाय बंधारण के दुश्मनों ने नहीं, देश के मूल निवासियों के दुश्मनों ने बंधारण को निष्प्रभावी करने का काम कर दिया। उधर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर ये 2200 साल की गंदी व्यवस्था को रिजेक्ट करके, संविधान का निर्माण करके, बंधारण का निर्माण करके एक नई व्यवस्था दे के जा रहे हैं। और उधर इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोगों ने रात दिन एक कर दिया। जो ही देश का नाम भारत रखा गया, मिलिट्री में संविधान सभा के बाद जो तुरंत ही मीटिंग करके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यहाँ वहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में जय हिंद का नारा लगा दिया। पूछो कि जय भारत क्यों नहीं बोलते भाई? पुलिस के अधिकारी से पूछो कि तुम जय भारत क्यों नहीं बोलते? क्या तुम्हारा हाथ सड़ जाता है, तुम्हारा विवेक सड़ जाता है, तुम्हारी जवान सड़ जाती है? इस देश का नाम जो भारत रखा गया है तो भारत बोलो। तुम ही कहते थे कि शकुंतला के बेटे भरत के नाम से है, तुम बोल रहे थे, और ये भारत भारत चिल्ला भी रहे थे 1920 से लेकर 30-35 तक।
एकाएक जो है ये क्यों बदल गया कि नहीं भारत नहीं बोलना है, हिंदू बोलना है? पूछो क्यों? खुद ही बोल रहे थे हिंदू गाली है, मुगलों का दिया हुआ शब्द है, मुसलमानों का दिया हुआ शब्द, खुद बोल रहे थे। अभी हिंदू हिंदू क्यों करने लगे? क्योंकि बाबा साहेब ने हूवेर सुद्राज में ये रिसर्च करके बता दिया कि भारत के मूल निवासी 3 जातियां ओरिजिनली होती थी। उन 3 जातियों में एक जाति पण होती थी। गुजरात में भी पण मने आने, अड़, पण मने और, एंड बोलते हैं ना। एक पण जाति होती थी, एक मग जाति होती थी। मग से मेघवाल, मेहरवार ये सब बने जितने मग जाति होती थी, ये उस रीजन में, इंडस वैली जिसे कहते हैं, सिंधु घाटी। और तीसरी जाति जो उधर थी उसका नाम था भरत। तो इसको भरतों का देश कहा जाता है। तो भरतों के देश को भरतों का देश कहा जाता था। बाद में पाली में भरतों के देश को भारतों का देश कहा जाने लगा। तो भारत जो है इस देश के मूल निवासी हैं। और यही भारत जो है आधा जो दक्षिण भारतीय हो गए तो द्रविड़ हो गए, और उत्तर भारत में जातियों में बंटने से पहले जो है ये भरतों का देश था, भरतों का देश हुआ करता था। ये बाबा साहेब ने जो 1936 में लिखा, उनका ट्यूबलाइट जल गया, हमारे लोगों का ट्यूबलाइट, क्योंकि वो पढ़ते भी हैं और समझते हैं। हमारे लोग जो पढ़ते हैं, लेकिन बुरा मत मानना, गाली बाद में दे लेना, पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अच्छा समझ भी लिए तो अपने ही तक रखते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो वो भी एक समस्या है। बाबा साहब ने जो कहा कि भरतों का देश है, और ये भरतों को ही भारत कहा गया है, तो ब्राह्मणों का ट्यूबलाइट गड़बड़ हो गया यार, भारत वाला मामला ठीक नहीं है, हिंदू वाला ठीक है। तो 1949 में भारत का बंधारण स्वीकार कर लिया गया। 1950 में जब लागू कर दिया गया, तुरंत जो है भारत के संविधान का, बंधारण का लोगों ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि लगा कि बाद में, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हम लोगों ने क्या किया कि भाई चल तू हिंदू राष्ट्र घोषित कर, अब हिंदू राष्ट्र की जो गंदगी है हम तुमको बता देते हैं। तो हम लोगों ने उसको पॉइंट वाइज बताया कि हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा और क्या क्या हो रहा है अभी भी, और हमारा जो राष्ट्र है, भारत का जो राष्ट्र है, वो राष्ट्र कौन सा है, तो वो है, यही एक शब्द दे के जा रहा हूँ। ये समाधान की एक बड़ी बात बता के जा रहा हूँ, क्योंकि हर बात का शॉर्टकट में कोई समाधान नहीं होता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे बोले कि मकान बन जाएगा, मकान के विषय में मैं अच्छी तरह से बोल के चला जाऊँगा, हमारा साथी पूछ सकता है मकान तो बना ही नहीं भाई, इतने देर से मकान पर बोलते रहे, है ना, मकान तो बना ही नहीं, तो 2 घंटे में मकान नहीं बनता है, ध्यान रखना है। लेकिन मकान के विषय में एक बार सोच पैदा हो जाती है, तो गरीब से गरीब आदमी भी अपना एक एक पैसा जुटा के मकान बना लेता है। तो जब तक विचार जो है सम्यक नहीं होंगे, साफ सुथरा नहीं होगा, आंखें नहीं मिलेंगी, विजन क्लियर नहीं होगा, तो आपका एक्शन ही क्लियर नहीं होगा। इसलिए पहले विजन क्लियर करना पड़ता है, तब जो हम लोग एक्शन पर आ जाते हैं। एक्शन हम लोग करके बताए हुए हैं, एक्शन के विषय में हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आपको 2-4 बातें बता दूंगा कि कैसे हम लोगों ने संविधान को लागू करवाने की मुहिम छेड़ रखी है, और लागू करवा के रहेंगे। इसीलिए संविधान का जितना तेजी से उल्लंघन हो जाना चाहिए था, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की भाषा बदली हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक संविधान बचाओ ट्रस्ट देहरादून में राजकुमार एडवोकेट ने जो है हर दिन एक PIL फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को पागल कर रखा है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने, 2 जज ने पूछा, जस्टिस अरुण समथिंग नाम नहीं लूँगा, वो पूछते हैं कि भाई इतना तुम PIL क्यों फाइल करते हो, हम लोग रिजेक्ट करते जा रहे हैं। सब आप रिजेक्ट करो, ये हमसे इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती हमारे लिए। पूछा कैसे, तो भाई ने हमारा बोला, देखो बामसेव कहाँ जीत रहा है। भाई ने बोला कि बामसेव के लोग जो है लोगों को समझा रहे हैं कि मंदिरों में जाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ जातिवाद मजबूत होती है, ब्राह्मणवाद मजबूत होता है, ब्राह्मण अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, बाकी लाइन में लग जाते हैं। इतना समझा रहा था, नहीं मानते, लाइन में लगे रहते हैं। भारत के प्रेसिडेंट तिरुपति बालाजी में या उड़ीसा के किसी मंदिर में जाते हैं, और ब्राह्मणों ने उनको अछूत मान के, शेड्यूल कास्ट का मान के गर्भगृह में नहीं जाने दिया, तो उस दिन जो है हम लोग सबसे खुशहाल और खुश नसीब माने। ब्राह्मणी भाषा में हमारे भाई ने बोला कि सबसे खुशी का दिन वो था जिन दिन जो ब्राह्मणों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लात तो नहीं मारा, लेकिन बोला कि पीछे रहो, नीचे रहो। हमारा काम उन्होंने किया है, जिसको हम 40 साल से सिखा रहे हैं, वो नहीं सीख रहे हैं लोग।
वो जब लात मार रहे फिर भी लाइन में लगे हुए हैं, तो बाम सेठ का काम ये कर दिया उन्होंने कि हम जो है जो कहना चाहते थे वो करके दिखा दिए। उपलब्धि हमारी है, पूछो कैसे, क्योंकि उनको लगने लगा कि हम इनको मंदिर में बुलाएंगे, मंदिर व्यवस्था की सच्चाई को जानेंगे, हमारे वर्चस्व के विरोधी लोगों को हम अपने मंदिर में क्यों बुलाएंगे। अब गेम देखो, इसी में समझदारी कैसे है कि जो ही लोग पिटाई किया कि मंदिरों में नहीं जाना है, हमने कहा कि बामसेव का काम सही कर रहे हैं, अब हमारा काम ब्राह्मण कर रहे हैं। क्यों कि जब पीटेंगे नहीं तो ये लाइन में लगे ही रहेंगे, जब तो मारेंगे नहीं, हम तो मार नहीं सकते क्योंकि तुरंत बोलेंगे बहुत बदमाश आदमी आएंगे, मार झगड़ा करता है, उधर जाने नहीं देता, आप जाना चाहते हैं। क्योंकि गुलाम आदमी की सबसे बड़ी मनोविज्ञान ये होती है कि गुलामी में मजा लेने लगता है। गुलामी में जब वो मजा लेने लगेगा, गुलामी से आज़ादी की तरफ लाएंगे तो गाली देगा, माँ वो बहुत नाराज होगा, बहुत बदमाश आदमी आएगा। देखो हमको बोला गणेश मूर्ति फेंक दो, बहुत बदमाश आदमी है। ये लक्ष्मी की पूजा नहीं करने देता, बहुत बदमाश आदमी है। ये छठ का पूजा नहीं करने देता है, ये करवा चौथ रखने नहीं देता है। जबकि जो है हम करवा चौथ रखती हैं तो हमारा पति जो दीर्घायु होता है, संपन्न रहता है। पूछो कि कोरोना में उसको मार्केट में क्यों नहीं भेजा है। और वो कोरोना हर दिन जो अपना जो है करवा चौथ लेकर बैठ जाती है कि भाई चल तू मैदान में चल, इधर हम करवा चल रहे हैं तो तुम तो वैसे सुरक्षित ही आओगे, है ना। वो करवा चौथ जो से भूल गई थी, है ना। पूछो क्यों, ब्राह्मणों ने जो सिखाया उस गुलामी से महिलाएं मुक्त नहीं होंगी। बोल दो तो गाली देंगी। क्यों गाली देंगी? क्योंकि गुलामी में जब आदमी गुलामी का मजा लेने लगता है तो उसको बाकी चीजें अच्छा नहीं लगती है। जैसे एक कीड़ा है नाली में, उसमें डाला रहो तो मजा करेगा, उसको बाहर निकाला तो परेशान हो जाएगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर उसमें डाल दो तो ताजगी आ गई। हमारे समाज का जो है चरित्र, उसका मनोविज्ञान ऐसा बना दिया गया है कि गुलामी में मजा लेने लगता है। मैं मंदिरों में जाने से आयुष नहीं बना, मैं पूजा करने से आयुष नहीं बना, पढ़ने से बना। बाबा साहब इतने महान पुरुष हुए, मंदिर में जाने से नहीं बने। शिक्षा के बड़े मंदिर जिसे कहते हैं, शिक्षा के बड़े स्थान पर जाकर शिक्षा ही नहीं लिए, भीतर से शिक्षित रहे। बाबा साहब के दो चरित्र, एक जो है किताबी और दूसरा भीतर से शिक्षित हुए हैं। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये किताब नहीं, किताबों के विषय में बात नहीं हो रही है, आपको भीतर से अंदर से शिक्षित करने का ये बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है। 100 आदमी आते हैं कि 500 आदमी आते हैं, हम लोगों के लिए मायने नहीं रखता है। हमको 25 आदमी मिल जाएं, हम उस दिन चैन की नींद सोते हैं कि 25 आदमी को हम लोगों ने भीतर से जागरूक किया, 25 आदमी को हमने सोशली एजुकेट किया है, 25 आदमी को हम लोगों ने जो है हमारे महापुरुषों ने जो आंखें दी हैं उनको आंखें दे रहे हैं। 25 आदमी हमारे सामने मिल गए। यहाँ तो 300 लोग बैठे हुए हैं, 300 लोगों को जो आंखें देनी चाहिए थी वो आंखें हमने दी है। तो इससे हमको संतुष्टि होगी, आपको संतुष्टि होगी, आपको अच्छा लगेगा कि बात अच्छी चली है। इसलिए इस पूरी परिभूमि में पूरे विस्तार से बातें मैं बताते बताते आपको बता रहा हूँ कि भारत के बंधारण ने संवैधानिक राष्ट्र बनाया है। जो ही इसकी जानकारी आरएसएस के लोगों को हुई, क्योंकि उसके पहले वो बंधारण पढ़े ही नहीं थे, 1949 में पैदा ही हुआ है बच्चा, उसका संस्कार कैसे होगा, उसको समझेंगे कैसे। तो 1949 में 1949 में जो ही बच्चा पैदा होता है, संविधान पैदा होता है, उसको पढ़ने लगे। पढ़ने के साथ ही जो पढ़े उनका ट्यूबलाइट जल गया। हमारा ट्यूबलाइट जला कि नहीं जला पता नहीं, उनका जल गया। और उसी दिन से उन्होंने संविधान को निष्प्रभावी करने के लिए सारे के सारे जनसंघी कांग्रेस में घुस गए। इसलिए कांग्रेस के जितने बड़े मतदाता मुसलमान, शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा ब्राह्मण थे, 100% ब्राह्मण जो है कांग्रेस के मतदाता रहे हैं, वोटर्स। 1952 में भयंकर जीत, 1957 में भयंकर जीत, उसके बाद 65 में भयंकर जीत। कांग्रेस नेहरू जी को जो है जवाहरलाल नेहरू का नाम बदल दिए सब। पता है जवाहरलाल नेहरू का नाम कैसे बदल दिए? पूरा किताब पढ़ो, उसमें जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है, और ब्राह्मण किताबों में पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है, नाम बदल दिया। ये गेम कितना बड़ा है किसको पता है? पूरी किताब उठा के देख लो, कहीं भी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखा, हर जगह जवाहरलाल नेहरू लिखा है। इन्होंने उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू घोषित किया कि ब्राह्मण है तो हमारा समाज का वर्चस्व स्थापित होगा। जनसंघी उसमें घुस गए और
कांग्रेस का ब्राह्मणीकरण करके संविधान को निष्प्रभावी करने का कोशिश किया। जो ही इंदिरा गांधी का ट्यूबलाइट 73 में जला, 75 में जला, 76 में जला, ट्यूबलाइट से जलने से पहले इंदिरा गांधी को हमारे गांव में ही 71 में हम लोगों ने नारा लगाया था कि गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी रणचंडी हैं। क्योंकि 71 में बांग्लादेश की लड़ाई होने के बाद युद्ध हो गया था जगजीवन राम जी की वजह से, लेकिन नारा ये लगाया गया था कि गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी रणचंडी है, माँ दुर्गा है, इस तरह का। और 3 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसी इंदिरा गांधी को जस्ट रिवर्स गियर में हम ही लोगों को स्कूल में चारों तरफ कि गली गली में झंडी है, हमारे हाथ में झंडी है और इंदिरा गांधी ये है। मैं नहीं बोल सकता अपने मुंह से, मैं नहीं बोल सकता। हाँ, पूरा यूपी में, पूरे बिहार में, पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे राजस्थान में, पूरे मध्य प्रदेश में बोलना शुरू कर दिए। और लोग बोलते कि अरे यार ये तो इमरजेंसी लगा दी है, आपातकालीन घोषित कर दी है। उसके बाद तुरंत गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी फलानी अमुक है। अरे बाप रे बाप, अपनी बहन की इज्जत नहीं कर रहा, इस देश की शासिका के, इस देश की जो एक प्रबोधन नीति नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने बंधारण में एक शब्द डाल दिया था, उस शब्द का नाम है सेकुलर, कि राज्य जो है ये धर्म वाला काम नहीं करेगा, प्राइवेट आदमी करे। राज्य की, देश की जिम्मेदारी है कि सभी धर्मों का सम्मान करे, सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मौका दे, किसी भी धर्म के पक्ष में न हो जाए। जो ही इंदिरा गांधी ने ये काम किया, सारे के सारे ब्राह्मण नाराज की सेकुलर कर दिया, बहुत बदमाशी किया। दूसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जिस दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उसी दिन से हुंडी सिस्टम, प्रॉमिसरी नोट सिस्टम खत्म हो गया, सारे मारवाड़ी नाराज हो गए, बिजनेसमैन नाराज हो गए। उसके बाद जो ही इंदिरा गांधी ने तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट बनवा दिया और बोला कि ट्रस्ट जो है सारे सरकारी अधिकारी चलाएंगे, मंदिर में ब्राह्मण खाली पूजा करेंगे और विधि करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, इंदिरा गांधी के सारे पुरोहित दुश्मन हो गए। जो ही इंदिरा गांधी ने राजनेताओं को बोला कि तुम ये करप्शन भ्रष्टाचार मत करो, बल्कि जो अनुशासन प्रिय हो जाओ, 2 बच्चे रहें और आप लोग जो देश को जो अनुशासनशीलता के साथ साथ संविधान की रक्षा करो। और संविधान की रक्षा करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया था, मैं बता दूं आपको कि भारत के संविधान में ड्यूटी, जो कांग्रेस के ही जमाने में, कांग्रेस बीजेपी का उसका मामला नहीं, मैं ज्ञान की बात, अच्छी बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि 19 धारा 51 में ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी बताया कि संविधान की रक्षा करना भी एक जिम्मेदारी है। जो ही ड्यूटी लगाई, फिर जो है सारे के सारे जो है तथाकथित 10% लोग, जिसको ये सवर्ण जातियां कहते हैं, शासक जातियां कहते हैं, तुरंत जो इंदिरा गांधी गली गली में झंडी है, इंदिरा गांधी शुरू कर दिया। तब उस समय तो ट्यूबलाइट जला नहीं तब ना, लेकिन बाद में ट्यूबलाइट जला तो पता चला कि क्या है कि जो गली गली में झंडी, इंदिरा गांधी रणचंडी है, माँ दुर्गा है, इतनी बड़े ओहदा, इतना बड़ा पद दिया। उसकी बात क्या हो गया? क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने 8-10 काम किए, पहला काम ये किया था कि दुग्ध क्रांति की, दूसरा काम किया था हरित क्रांति की थी, तीसरा काम किया था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, चौथा काम बाबा साहब ने जो हिंट किया था वो ये कि बाबा साहब ने जो हिंट किया था वो ये कि अब जो है माँ के पेट से, राजा राजानियों के पेट से जो है राजा नहीं पैदा होंगे, रानियों के पेट से नहीं होंगे, आपके वोट से, आपके बैलेट बॉक्स से, आपके द्वारा वो मत से जो है अब जो है राजा आप जिसको चाहो वो बनेगा, किसी की महारानी। ये जो यूँ कहा तो इंदिरा गांधी ने 1976 में तुरंत क्या किया था कि जितने भी राजाओं को पेंशन मिलता था, इनको प्रीवी पर्स मिलता था 10 लाख से लेकर 1-1 करोड़ रुपया तक, वो बंद कर दिया। उस दिन से वो आम आदमी हो गए। ऐसे उसने 40 काम किए। स्वामीनाथन को अमेरिका से बुला के डीजी रिसर्च बनाया था कृषि का, और उसके बाद जो सोना लरमाना टाइप के जो गेहूं और धान के हो के आज सड़कों पर मैंने सड़ रहा है, इतना देश में हो गया, नहीं तो हम अमेरिका के सामने भिखारी हुआ करते थे। कि इंदिरा गांधी की इस नीति में जो है ये सबसे बड़ा संविधान को लागू करने की प्रक्रिया ये शुरू हुई थी। पता है क्यों शुरू हुई थी? 73 में बामसेफ ने पहली बार दिल्ली के रामलीला मैदान में ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया था कि भाई संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है और संविधान की मूल भावनाओं को लागू करना है। तो बामसेफ जैसे संगठन शुरू हुए, 4 साल इस पर मेहनत किया गया।
78 में इसका फॉर्मल रूप में आया। तो 78 में आने से पहले कम से कम सैकड़ों कार्यक्रम जो है दिल्ली में हुए थे, और दिल्ली में हुआ था तो ये बात कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जो ही बामसेट के उस समय के उसके पैदा करने वाले उत्पादक कह लीजिए, विचारक कह लीजिए, हमारे महापुरुष कह लीजिए, जिन जिन लोगों ने कोशिश किया, उसमें माननीय कांसीराम प्रमुख हुआ करते थे, दीना भाना हमारे बड़े महापुरुष हुआ करते थे, उसमें जो डी के खपाड़े साहब महापुरुष हुआ करते थे, वी के वरुण साहब महापुरुष हुआ करते थे, उस समय जो तेजिंदर सिंह दिल्ली भी बहुत अच्छा काम किए। ऐसे हमारे पास 40-50 महापुरुष उस समय थे जिन लोगों ने इस कारवां को आगे बढ़ाया और विचार दिया, कांग्रेसी नेताओं को शिक्षित किया, दीक्षित किया। जगजीवन राम के घर पे जाकर 2-2 घंटे तक चर्चा किया कि आप लोग संविधान को ठीक से लागू करो, नहीं तो देश जो है तुम्हें जो है देशद्रोह घोषित करेगा, गद्दार घोषित करेगा। याद से नहीं है, उस समय जो कांग्रेस में बात जाने लगी और ये बात इंदिरा गांधी के पास पहुंची, तब उन्होंने कहा कि नहीं, बंधारण को, कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरह से लागू करना है। जो ही ये काम इंदिरा गांधी ने शुरू की, तुरंत जो उनके खिलाफ जो है गली गली में झंडी है, उस महिला को जो है। इस तरह के चरित्र रखने वाले लोग इस देश को चलाएंगे तो क्या हमारी कोई भी बहन, कोई भी महिला वो सम्मानित हो सकती है? क्या हो सकती है मेरी बहन? तो चलाने वाले लोग, पता है हम लोग कहाँ हार जाते हैं? कहाँ हार जाते हैं कि चलाने वाले लोगों पर हम लोग नजर रखते हैं। चलाने वाले लोग, ये बड़ा बेकार है, ये शाह बड़ा बेकार है, ये योगी बड़ा बेकार है, वो फलाना है, दिमाग का कुछ। किस पर नजर है? उधर। अरे वो कहाँ से पैदा हुए हैं, किस संस्कृति से पैदा हुए हैं, किस व्यवस्था के पोषक पालक, वहां नजर नहीं है। इसलिए हम हार जाते हैं कि हम जिस व्यवस्था की गुलामी कर रहे हैं उसका विरोध नहीं करते हैं। जिस व्यवस्था को लोग और मजबूत करने वाले लोग होते हैं उस पर नजर, वो तो मजबूत करके चला जाएगा, मर जाएगा। कोई भी प्रधानमंत्री कितने नहीं जिएगा, 10, 20, 25 साल, और उसके बाद कोई भी सीएम बनेगा, मायावती जी सीएम बने तो कितने साल, 10, 20 साल रहेंगी। कोई भी अशोक गहलोत कब तक रहेंगे, यहाँ के भी सीएम कब तक रहेंगे, बदल जाते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री भी हैं, वो कब तक रहेंगे, 10 साल 20 साल, उसके बाद देश तो रहेगा, ये लोग चले जाएंगे। तो वो दुश्मन है, उनके खिलाफ बोल के क्या करेंगे? किसके खिलाफ होना है? जो व्यवस्था को 1949 में रिजेक्ट कर दिया गया था, वो व्यवस्था अब जो है फिर जन्म ले रही है। जन्म करने वाले ये जो मच्छर पैदा करने वाले और मच्छर बनने वाले, ये लोगों पर तो नज़र है ही है, लेकिन जो उन्होंने मलेरिया फैला दिया है, जो कोरोना फैला दिया है, उसका इलाज कौन करेगा? उसी इलाज करने के लिए जो है हम सभी लोग जो है आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये बताने के लिए समाज को कि हमारा जो बंधारण है वो असुरक्षित क्यों है। उसका सीधा संपन्न रिप्लाई है, जवाब है, वो ये है कि हमारे बुद्धिजीवियों को जान लेना चाहिए कि जिसको बंधारण से खतरा है वही लोग बंधारण को असुरक्षित करेंगे, और जिसको बंधारण से फायदा है वही बंधारण की रखवाली करेंगे। बंधारण से असुरक्षा किसको है? जो पिछले 2500 वर्षों से इस देश को गुलाम बनाए हुए हैं, इस देश को जाति व्यवस्था में बांटे हुए हैं, मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद पैदा किए हुए हैं, जानवरों में भी भेद कर दिया है। एक तरफ गाय, दूसरी तरफ भैंस। भैंस की कोई इज्जत नहीं, गाय की ज़्यादा इज्जत है। पूछो कि भाई गाय की इतनी इज्जत क्यों, भैंस की इज्जत क्यों नहीं? जानवरों में बंटवारा करने वाला संस्कृति, मनुष्य मनुष्य के बीच में बंटवारा करने वाला संस्कृति। एरिया, भाई कोई भाई साहब बोल रहे थे कि भाई ये उड़ीसा वाला है, उड़िया वाला है, मराठी है, नॉन मराठी है, ये बिहारी है, पंजाबी है, जो भावना है, ये पैदा करने वाले लोग कौन हैं? ये कौन लोग हैं? इसलिए हम लोगों को आज की इस सदन में, आज की इस बैठक में जो चर्चा सत्र है, इसको चिंतन परक बनाने के लिए बुद्धिजीवियों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि हम जिस व्यवस्था को तोड़कर, नेस्तानाबूद करके, रिजेक्ट करके, लात मार के
एक नया राष्ट्र के निर्माण का संकल्पना लिया गया और सब ने संकल्पित हुए, सब लोगों ने संकल्प लिया था 26 नवंबर 1949 को कि हम आज जो है इस बंधारण को स्वार्पित करते हैं, इसको अपने को इनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 को इसको हम लागू कर रहे हैं। लागू करते समय हम लोगों ने निर्णय लिया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, माने कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, मैंने नया देश बनाएंगे। वो देश जो है गणतांत्रिक, लोकतांत्रिक जिसे कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा देश बनाएंगे। ऐसी संकल्पना को ही बाबा साहब ने संकेतित किया है। उसी पूरे के पूरे उनके 25 पेज की स्पीच को मैंने एक शब्द दे दिया, क्योंकि शब्द नहीं बनाएंगे तो आपके पास जो है भले AK-47 हो, बुलेट नहीं रहेगा, उसमें गोली नहीं रहेगी, कार्टिज नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं काम करेगा। तो बुलेट फॉर्म में हमने उसको सही शब्द दिया और पूरे देश में इसको स्वीकार किया है। पूरे देश ने, जो भी किसी भी जाति का, धर्म का हो, नाती का, वर्ग का हो, एरिया का हो, समुदाय का हो, क्षेत्र का हो, राज्य का हो, सब ने कहा कि तो मज़ा आ गया। पहली बार मुसलमानों ने कहा कि सर आपने बड़ी अच्छी बात कही, वो ये कि भारत के बंधारण ने इस देश को संवैधानिक राष्ट्र बनाने का संकल्प दिया है, इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। क्या हमने दिया कि ये संवैधानिक राष्ट्र है, संवैधानिक राष्ट्र बनाओ और राष्ट्रीय समाज बनाओ। सीधी सी बात है। इसको हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ये राष्ट्र कैसे बनाओगे? क्यों बनाओगे? क्यों बनाओगे? इसलिए संविधान की जागरूकता के लिए अभी हम लोग आपको बता दें। अब भाई के प्रश्न का जवाब फटाफट 1-2-4 मिनट में मैं खत्म कर देता हूँ। ये कि 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक लगातार उत्तर प्रदेश में जानबूझकर हमने बिहार में कार्यक्रम किए हैं, हमने बंगाल में कार्यक्रम किए हैं, हमने महाराष्ट्र में कार्यक्रम किए हैं। अभी हमने उत्तर प्रदेश को टारगेट किया हुआ है कि 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक लगातार हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमांचल से लेकर पूर्वांचल तक लगातार संविधान के सम्मान में नहीं, संविधान के सम्मान में। जरा मेरे तरफ आ जाइए। राकेश गरासिया की आवाज़ थोड़ी अच्छी है। हम लोग रात दिन बोलते बोलते गला बैठा लेते हैं, चाय काफ़ी पी पी के अपने गले का जो है कहते हैं ना भटूरा बना देते हैं, दही बड़ा बना देते हैं, तो आवाज़ जो ऐसी हम लोग पतली हो जाती है। इनकी आवाज़ बुलंद है। जरा देखिए कि संविधान के सम्मान में, ये पूछो क्यों? क्योंकि इससे वोट पोलराइज नहीं, जनता हमारी जागरूक होती है, हमारे लोगों को सचमुच जो एक सोच पैदा होती है, हमारे लोगों को बंधारण के विषय में जानकारी ही नहीं मिलती है, बल्कि वो सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। इसलिए 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक पूरे के पूरे यूपी में संविधान के सम्मान में और कौन कौन लोग होंगे मैदान में, ये सामूहिक नारा बना के और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इसकी बंटवारा हो रही है। पूरे ओबीसी समाज के, मेरे पास कल 40 संगठनों का फ़ोन आया कि तो कमाल हो गया, सुना है कि आपने बनाया है, सब इतना बढ़िया चीज़, तो कमाल हो गया है। मुसलमान कहते हैं कि कार्यक्रम कहाँ कब होगा? हमने कहा 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश में होगा। वो कहते हैं कितने लोग चाहिए? हमने कहा कितने लोग ला सकते हो? उन्होंने कहा 2-4 10 हज़ार। हमने 1 लाख लोग ला सकते हो? कहते ला सकते हैं। हमने कहा जवान झूठा नहीं, 1 लाख लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 नवंबर को माननीय RR पटेल साहब हमारे मुख्य अतिथि वहाँ भी होंगे। हालांकि उससे बड़े बड़े लोग आएंगे, एक से एक लोग आएंगे, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आ रहे हैं। सारे मिनिस्टर, सारे गवर्नर जितने भी आ सकते हैं सबको बुलाया जा रहा है। जो 90% वाले लोग हैं, 10% वालों से कोई मतलब नहीं है, उनको भी हम लोग जिंदा रखेंगे, उनको भी सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि जब तक कोरोना कहते हैं ना कि जो नहीं रहे तो दवाई, कहते हैं वैक्सीनेशन भी नहीं रहे, मच्छर नहीं रहेगा तो ओडोमॉस भी नहीं रहेगा। तो ओडोमॉस रखने के लिए जो बच्चों को पैदा करना भी जरूरी है। लड़ेंगे किससे? समझाएंगे किससे? लागू किस पर करेंगे? तो जिस पर लागू करना उसको जिंदा भी रखना है, उसको खिलाना पिलाना भी है। बंधारण उस पर लागू करना है, अपने पर नहीं। इसका पूरा का पूरा हम लोगों ने रणनीति बना रखी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रणनीति जो है मेरे 30 साल के अनुभव को मैंने रख दिया है। ये रणनीति हम आपको नहीं देंगे, इस सिर्फ बताने के लिए कि हम लोग हवा में नहीं हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक में नहीं बताई जाती है, बल्कि करके दिखा दिया जाता है। क्योंकि हमें अपने राष्ट्र की चिंता है, हमें देश की चिंता है, हमें बहुजन महापुरुषों की विचारधारा की चिंता है, हमें इस देश के हर नागरिक की चिंता है।
हम लोग जो पक्षपाती नहीं हो सकते, हम लोग नालायक और नीच नहीं हो सकते। नालायक नीच जो लोग थे उन लोगों ने हमें गालियाँ दियाँ, हमें बांटा था। वो अपना काम करें, मच्छरों को मारना हम लोग काम करेंगे, उनकी व्यवस्था को मारना, उनकी मलेरिया को ख़त्म करना, कि हमारा आपका काम होना चाहिए। उस संकल्प के साथ जो है हम लोगों ने जो नारा दिया है, इस नारे की खूबसूरती देखो। फिर उसके बाद जो मैं अपनी बात करूँगा, फटाफट कंक्लूड करूँगा। संविधान के सम्मान में, मूल निवासी मैदान में, संविधान के सम्मान में, सच्चे राष्ट्रवादी मैदान में, संविधान के सम्मान में, अंबेडकर परिवार मैदान में। अब मैं बता रहा हूँ, बाबा साहेब के पोते प्रकाश अंबेडकर और भीमराव अंबेडकर, आनंदराव अंबेडकर, उनकी बहन के बेटे राजरत्न अंबेडकर, ये सारे लोग जो है उन्होंने कहा कि ये सही है। अब आप लोगों ने सही नारा दिया है, अब हम लोग घर से बाहर निकलेंगे और वो जो है पूरा, उन्होंने कहा कि अब मरेंगे मिटेंगे, बाबा साहब का खून हम लोग के रगों में है, अब हम लोग मरेंगे चाहे मिटेंगे, अब हम लोग घरों में नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरे यूपी में, बिहार में घूमेंगे। हमने पहले यूपी को टारगेट बनाया है रणनीतिक तौर पर। उसमें ये बात आई है कि संविधान के माने बंधारण के सम्मान में पूरा अंबेडकर परिवार मैदान में। नेक्स्ट, हिंदू मुस्लिम हाँ, मैदान में। ये मैंने क्यों बोला हिंदू मुस्लिम, ठीक है, कि यूपी में हो तो कहेंगे कि भाई आप लोग एक जाति को बढ़ावा दे रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो संविधान तो सबका है। इसलिए रणनीतिक तौर पे ये बात रखेगी कि भाई संविधान के सम्मान में सारे हिंदू मुस्लिम जो भी है सब मैदान में आते हो तो आओ, नहीं तो जो नहीं आएगा हम समझ जाएंगे कि संविधान विरोधी है। संविधान विरोधी नहीं है तो प्रमाण बाबा साहब ने जैसे इकट्ठा किया था, मंदिर में जाए, मंदिर में नहीं जाने दिया तो उन्होंने प्रमाण ले लिया कि देखो मंदिर में हमको नहीं जाने दिया, हम हिंदू नहीं है। तो प्रमाण इकट्ठा किया था, उनको मंदिर में जाना उद्देश्य नहीं था। तो ये हम लोग प्रमाण इकट्ठा करने के, भाई देखो संविधान के सम्मान में सारे मूल निवासी मैदान में आए हैं, ये नहीं आए हैं बदमाश। तो जब नहीं आए हैं तो उनको हम लोग राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादी वो घोषित कर देंगे उसी 1 लाख लोगों के बीच में, इसलिए बोला गया है। आगे बढ़िए। संविधान के सम्मान में पिछड़ा वर्ग मैदान में, सिख भाई मैदान में, मुस्लिम भाई मैदान में, सारे बुद्धिस्ट मैदान में, व्यापारी भाई मैदान में, जैन बौद्ध मैदान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैदान में, संविधान समर्थक मैदान में, सारे किसान भाई मैदान में, सारे नौजवान मैदान में, नामी बेरोजगार युवा मैदान में, जागरूक महिलाएं मैदान में, सारे छात्र मैदान में, बेटियां मैदान में, अधिवक्ता संघ मैदान में, साहित्यकार सारे मैदान में, श्रमजीवी समाज मैदान में, अर्चक संघ मैदान में, अधिकारी कर्मचारी मैदान में, बच्चे बूढ़े सब मैदान में, सारे मजदूर मैदान में, दबाए सताए मैदान में, मुस्लिम युवा मैदान में, ओबीसी मैदान में, सारे नेता मैदान में, सारे कर्मचारी संघ मैदान में, शिक्षक संघ मैदान में, सत्य शोधक समाज मैदान में। ये नारे इसलिए बना दिए कि पूरे यूपी को वाइब्रेंट करना है। उसके बाद पूरे पंजाब, हरियाणा, उसके बाद गुजरात, चारों तरफ ये नारा जो इसलिए दे दिया है कि सबका इसमें प्रतिनिधित्व हो जाए, ठीक है, सबका प्रतिनिधित्व हो जाए। इसलिए जो है ये सबको समाहित किया गया है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो ही कार्यक्रम किया जाएगा कि भाई हमने संविधान के सम्मान में सारे लोगों को मैदान में उतारा है, आप लोग जो नहीं आए हो उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप संविधान विरोधी हो या संविधान समर्थक हो। यदि गैर संवैधानिक हो, बंधारण विरोधी हो तो तुम राष्ट्र विरोधी हो। तुम राष्ट्र विरोधी हो इसका मतलब कि तुम देश में रहने लायक, क्योंकि देश में रहना होगा तो संविधान मानना होगा। आगे वो भी है, ये भी है कि देश को बचाना है और मैत्री भाव बढ़ाना है, तो उसी में है कि देश को जगाना है, संविधान को बचाना है। तिरंगा लहराएंगे और संविधान को बचाएंगे। संविधान को बचाना है, भारत राष्ट्र बनाना है। संविधानवादी जागेंगे, संविधान विरोधी, जोर से बोलिए, भागेंगे। संविधान विरोधियों को सबक सिखाएंगे और भारत राष्ट्र का पाठ उन्हें पढ़ाएंगे। जागें और जगाएंगे, संविधान के गुण गाएंगे। कानून का आदि स्रोत है, संविधान महाज्योति है।
ये कानून का सदग्रंथ है, आज़ादी का मत ग्रंथ है। ये इस तरह के नारे जो है इसलिए बना दिए गए हैं ताकि लोगों को जवान मिले और ये पूरे संचेतना को विकसित करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए ये जो जिम्मेदारी दी गई है वो बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो 4 काम कर सकें। एक तो संविधान के सम्मान में 90% लोगों को एक जगह जो है इकट्ठा करने का, एक चेतना विकसित करने का, एक सामूहिक सोच पैदा करने का, एक जगह उनको लाने का, एक सोच में जो है एक मार्ग पर चलने का एक सुअवसर हम लोगों को मिल रहा है। तो एक तो बुद्धिजीवियों की ये जिम्मेदारी है जो अपना विषय है। बुद्धिजीवियों की क्या जिम्मेदारी है? एक जिम्मेदारी ये है। दूसरी जिम्मेदारी है कि संविधान की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था लागू कर दी जाए तो भारत से गरीबी, बेरोजगारी, किसी भी तरह का सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये आपस में जो दुराव, कलह, द्वेष, झगड़ा, फसाद, दंगा ये अपने आप समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संविधान में सोशल हार्मोनी की बात कही गई है, सामाजिक एकता की बात कही गई है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कही गई है। तो संविधान के माध्यम से वो लोग जो देश में जहर घोल रहे हैं, वो लोग जो समाज में कटुता पैदा कर रहे हैं, वो लोग जो समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं, वो लोग जो समाज में झगड़ा फसाद पैदा कर रहे हैं, उनको अपने आप सबक मिल जाएगा। उनके खिलाफ जो जन चेतना विकसित होगी, जनमत तैयार होगा, लोगों का एक सोच जो है, सोच जिसे कहते हैं, एक सामूहिक सोच विकसित होगा। तो बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी दे दी गई है। बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी दे गई है कि ये नारे और ये जो संविधान के सम्मान में सारे अपने मोहल्ले मोहल्ले में जो है प्रचार करवाना शुरू कर देंगे, जन चेतना विकसित होगी मोहल्लों से। तो सारे के सारे लोग जो है समझ लेंगे कि इस देश की रक्षक या इस देश के सच्चे राष्ट्रवादी, इस देश के सच्चे निवासी, इस सच्चे देश के सिटीजन, नागरिक कौन हैं। और ये फर्जी लोग, देश को बर्बाद करने वाले लोग, देश की संपत्तियों को बेचने वाले लोग, देश के साथ जो है खुलेआम जब किसानों पर ट्रैक्टर, ट्राली, कार, बस चलाने वाले लोग, ये कौन लोग हैं जो महिलाओं के यहाँ रेप उनके साथ हो जाता तो उनके पक्ष में, रेपिस्टों के पक्ष में जो है वो लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। एक बार उनके खिलाफ जो है, रेपिस्टों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ एक बार भी कोई बड़ा प्रधानमंत्री, ये सीएम, पीएम कोई बोल नहीं रहा है। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हुए हैं? ये कैसे भारतीय हो सकते हैं? कैसे देश के सच्चे नागरिक हो सकते हैं? कैसे देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? कैसे इनको कहा जाए कि हमारे हैं? कैसे इनको बोला जाए कि इस देश के बचाने वाले लोग हैं? कैसे इनको बोला जाए कि राष्ट्रवादी लोग हैं? कैसे इनको बोला जाए कि सच्चे लोग हैं इस देश के? बोला जाएगा? जब नहीं बोला जाएगा तो उनको बोला जाएगा अपराधी हो, तुम अपराध करते हो, चोर हो तो चोर कहेंगे, नालायक हो तो नालायक कहेंगे, गद्दार हो तो गद्दार कहेंगे। क्या विदेश से आएंगे बोलने के लिए? जापान से लोग आएंगे, थाईलैंड से आएंगे, अमेरिका से आएंगे? यहाँ के लोगों का ये काम, यहाँ की जवाबदारी होती है। जिस दिन आप जो है चोर को चोर कहना शुरू कर जाएंगे, गांव के गांव जो सावधान भी हो जाएगा और चोर को लगेगा कहीं भी जाएंगे तो हमको चोर समझते हुए चोरी करना बंद कर देगा। बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी यहाँ से शुरू हो जाती है। बुद्धिजीवियों की और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, वो हम इसलिए नहीं बताना चाहते कि यहाँ बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। एक एक बात, एक एक चीज़ हम बताना शुरू कर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और टाइम का अभाव रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 10 बजे का कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं। मैं तो 9, साढ़े 9 बजे में पहुँच गया था बॉम्बे से, 5 बजे सुबह उठा, फ्लाइट पकड़ी, 9:10 पर आपके पास आ गया। मुझे जहाँ जहाँ घुमाए, जहाँ घुमाओ, मैं तो अपनी जगह पर आ गया था 10 बजे। अब आप 11 बजे आओ तो उसमें आपकी कमी, हमारी कहाँ है? तो हमारे लिए समय की कोई कमी नहीं है। आप अपना समय 1 घंटा बर्बाद किए हैं तो हम आपका खून 1 घंटा बाद तक चूसेंगे। सीधी बात है भाई। आप जो समय पर जो कार्यक्रम स्टार्ट नहीं होने दिए, हम समय पर लंच भी नहीं देंगे, सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि बहुजन समाज को माननीय कांसीराम जी भोजन समाज कहते थे, और मैं जब भी बोल रहा था तो इधर से आ गया कि लंच तैयार है। हमने कहा कि मुझे पता है बहुजन समाज जो है ये भोजन समाज है, भोजन टाइम से मिलना चाहिए, नहीं तो बहुजन समाज जो है मैदान में आना छोड़ देगा, है ना। तो मैदान में लाने के लिए भोजन देना जरूरी है। तो लंच तैयार है, अपनी बात बाद में जरूरत पड़ेगी, मौका मिलेगा तो कर देंगे। क्योंकि 4 बजे मुझे बॉम्बे लौट के जाना है, फिर वहाँ से मुझे बेंगलोर जाना है, बेंगलोर से फिर मुझे लखनऊ जाना है। तो ऑलमोस्ट एवरी डे हम बिजी हैं, एवरी डे बिजी हैं। इसलिए जो है स्वास्थ्य भी जैसा है
उतना मतलब हम लोग स्वास्थ्य तो खराब नहीं है, लेकिन रात में सोने को नहीं मिलता है। जैसे 1 बजे तक हम लोग जगते रहे और 5 बजे उठे हैं, 3-4 घंटे में नींद नहीं आती, फ्लाइट में अच्छी नींद आई 1 घंटे में। तो हम लोग रात दिन जो है पिछले 40 साल से हमने जो संकल्प लिया था, हम खूब सफल हैं। वो आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको पता भी नहीं चलता है, और वो जब उसका रिजल्ट दिखाई देगा तब आप सोचने पर को मजबूर हो जाएंगे कि राष्ट्रीय मूल निवासी संघ जो पहले था उसको हम लोगों ने भारतीय मूल निवासी संघ कर दिया है, भारतीय सांस्कृतिक मंच किया है। बाम सेब के टुकड़े टुकड़े वाली भाषा, ऐसी कोई बात में कोई हमारे में बंटवारा नहीं है, कोई भी सभी बाम सेब के लोग एक ही हैं। वो विचारों को विश्वविद्यालय है, कोई बाम सेब के लोगों में आपस में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा झंझट नहीं है, सभी हमारे एक ही हैं, हम उनके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए बाम सेब कोई भी चलाने वाला हो उसके प्रति एक भी शब्द हम गलत नहीं बोलते हैं, सभी हमारे लिए सम्माननीय हैं। जो जहाँ काम करना चाहे करे, सब लोगों का काम एक ही है, विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना, और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको ईमानदारी से देश में लागू कराने के लिए जनमानस तैयार करना। ये जनमानस तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तुरंत जो है कोई सोचे कि हमको भूख लगी है रोटी बना के दे दो, आप सिर्फ रोटी मांगने की बात करेंगे, हम कहेंगे कि नहीं हम खेत भी जीतेंगे, खेत को जोतेंगे भी, खेत जीतेंगे मतलब हम जो रणभूमि से जो है आपको जो व्यवस्था ला के दे रहे हैं वो हम ज़मीन ले रहे हैं, ज़मीन में जो है ज़मीन तैयार करेंगे, फिर उसमें फसल डालेंगे, उसके बाद जो है रोटी आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस समय रोटी देने वाले हो जाएंगे। जिस दिन रोटी देने वाले हो जाएंगे आपको शासक बनाने के लिए नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शासक बने रहेंगे। उस व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो 1700 साल में अपनी व्यवस्था को कायम किए हैं, हम लोग चाहते हैं कि 7 साल में ही जो है व्यवस्था परिवर्तन कर दें। ऐसा नहीं हो सकता है। बाबा साहब को 44 साल लग गया अपने को स्थापित करके, बंधारण लिखने के बाद, उसके बाद भी बाबा साहब की सारी व्यवस्था लागू नहीं हुई। तो बाबा साहब जैसे महापुरुष को अंग्रेजों के उस माहौल में, जब यहाँ ये प्रभावशाली लोग नहीं थे, तब जो 44 साल लग गया। तो हम लोगों को जो 7 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 2000 वर्ष की व्यवस्था, 1700 साल की व्यवस्था चाहते हो कि तुरंत परिवर्तित हो जाए, तुरंत हो जाए, नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि हम लोगों ने जो बीज बोया है, आप लोगों ने जो बीज बोया है, हमारे लोग जो है सचमुच आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज़ादी की जो है हम लोगों ने जो लड़ाई शुरू की है, अब लोग जो है गुलामी को समझने लगे हैं कि गुलामी वो नहीं जो अंग्रेज आए हैं, गुलामी वो नहीं जो मुगल आ जाए, गुलामी वो है जो यहाँ के लोगों ने हमें और हमारे पुरखों को गुलाम बनाया था अपनी व्यवस्था के माध्यम से। उस व्यवस्था को भारत के बंधारण ने समाप्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसी को हमको आज रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, उस व्यवस्था को नकारने की ज़रूरत है। मूर्खता बस, ना जानकारी बस, उस व्यवस्था के हम लोग पालक पोषक, उसके गुलाम बने हुए हैं और बंधारण का नाम लेते हैं, बंधारण का नाम लेते हैं, संविधान का नाम लेते हैं, और उसकी व्यवस्था जिसको बाबा साहब ने रिजेक्ट कर दिया है उसका फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी हैं। इसमें जो है वाम से वाले क्या कर पाएंगे, बाबा साहब मिटकर क्या कर लेंगे, जब लोग गुलामी में मजा लेने लगे हैं। इसलिए गुलामों को गुलामी का एहसास कराने के लिए बाम से अपने कमर कसी और पूरे देश में एक जनमानस तैयार हो रहा है, जनचेतना पैदा हो रही है। उस जनचेतना का सबसे बड़ा फायदा ये हो गया है कि जहाँ जहाँ यहाँ के लोग जा रहे हैं वहाँ बाबा साहब का चित्र लेके जा रहे हैं। अमेरिका में, जापान में, चीन में, ताइवान में, थाईलैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, हम लोग को पता है जहाँ भी जाओ बाबा साहब की मूर्ति लगाने लगे, पुतला लगाने लगे, उनके पोर्ट्रेट देने लगे, प्रेसिडेंट्स दुनिया के लोग कहने लगे। इसलिए जो है जब बराक ओबामा ने बाबा साहब को पढ़ा तो कहा था कि बाबा साहब जो है इस पृथ्वी पर मतलब एक सूरज के समान है। ये उनको क्या है, सिंबल ऑफ नॉलेज तो आप जानती हैं, लेकिन बाबा साहब को जो है सूरज कहने वाला बराक ओबामा साहब जो है इस दुनिया को एक आंखें दे दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है एक मामूली आदमी नहीं थे, भारत रत्न नहीं थे, सचमुच जो है वो विश्व के सचमुच गुरु हैं। जो उनको समझ में आ रहा तब समझ आया कि बाबा साहब अम्बेडकर सचमुच जो विश्व गुरु थे, विश्व रत्न थे। उन्होंने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था का नाम है बंधारण, और उस व्यवस्था के समझदारी पैदा करने का दायित्व सारे संगठनों को होगा। मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोगों ने दायित्व ली, जिम्मेदारी ली कि पूरे समाज को, संविधान को जो बताया जाता है कि संविधान कानून की किताब है, संविधान जो ग्रंथ है, संविधान ये है, संविधान वो है, उन्हीं की जानकारी को मैंने दुरुस्त किया कि जो आप बोल रहे हो वो भी सच है, लेकिन बड़ा वाला सच ये है कि संविधान ग्रंथ नहीं है, संविधान सिर्फ कानून का आदि स्रोत नहीं है,
संविधान देश को चलाने का एक व्यवस्था है। उस सिस्टम को समझो और उस संविधान ने किस व्यवस्था को रिजेक्ट किया है उस व्यवस्था को समझो। वो व्यवस्था ये है, संवैधानिक व्यवस्था ये है। उन दोनों को अंतर करने के लिए जो मैंने ये 55 पॉइंट का एक ये लिख दिया कि भाई भारत का संवैधानिक राष्ट्र ये होता है और भारत में हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ये होगा। आईना साफ साफ है, आंखें साफ साफ दी गई हैं। इसके फ़ोटो का भी हमने कुछ करवा के रखा है। ये फ़ोटो कापी 10 आदमी को देंगे तो वो आदमी 100 से जीरोक्स कॉपी करके अपने घरों में रखे, दूसरों को बांट दे, क्योंकि हम लोग कई हजार कॉपियाँ बांट चुके हैं। देश जो 132 करोड़ नहीं, अब 143 करोड़ लोगों का हो गया है। तो हम लोग कितने करोड़ बांटे, उतना करोड़ पैसे तो चाहिए, इसलिए सबको दे देते कि आप 100 कॉपी करके बांटो। तो वो हम अभी वहाँ जीरोक्स कॉपी है, आपको दे देंगे। जो हम बात नहीं बोल पाए हैं उसमें लिखा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आप लोगों के प्रति आभारी हूँ कि आपने बहुत शांति से सुना। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।